लगातार अफरातफरी, मौत और सदमे के 2 एपिसोड के बाद एपिसोड 3, जिसका टाइटल मेरी लीवी गो है, शहर को और दर्शकों को सांस लेने का एक पल देता है। लेकिन फ्रॉम में सांस लेने की जगह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होती। यह उस तरह की शांति है जहां आप दीवारों में कुछ हिलते हुए सुन सकते हैं। एपिसोड 2 पिताओं, जिम और वह व्यक्ति जिसे शहर सोफिया का पिता पादरी मानता है, के दोहरे अंतिम संस्कार से शुरू होता है। बॉयड कार्यवाही शुरू करता है और मरे हुए लोगों के बारे में उसी शांत गरिमा के साथ बात करता है जो वह हमेशा सबसे मुश्किल पलों में लाता है। लेकिन इससे पहले कि दफनाने का काम ठीक से हो पाता, कहीं से कौओं का झुंड आ जाता है जिससे सब घबरा जाते हैं। केनी कन्फर्म करता है कि कौवे एक बिल्कुल नई चीज हैं, ऐसा कुछ जो शहर ने पहले कभी नहीं किया। विक्टर फ्यूनरल के बाद डाइनर में मैथ्यूज की टेबल के पास जाता है और एथन को अपने परिवार और उनके आरवी की एक ड्राइंग देता है। शहर के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले का यह एक शांत, प्यार भरा इशारा है। विक्टर आसानी से अपनापन नहीं दिखाता और यह छोटी सी बात सब कुछ बता देती है कि बच्चे उसके लिए कितने मायने रखते हैं। कॉलोनी हाउस में सेलर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फातिमा पहली बार एल्गिन से मिलती है। एल्गिन चीजों को कम अजीब बनाने के लिए खुद को उसकी जगह से हटाना चाहता है, लेकिन फातिमा उसे रुकने के लिए कहती है। वह बॉयड की चेतावनी का जिक्र करता है और कहता है कि अगर कोई पूछे कि क्या हुआ, तो वे अपनी कहानियां एक जैसी कर लें, क्योंकि अलग अलग बातें शक पैदा करेंगी। वह देखती है कि एल्गिन दिमागी तौर पर कैसा है, यह मानते हुए कि शहर ने उन दोनों का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और इस एक जैसे अनुभव का मतलब है कि वे एक दूसरे को ऐसे समझते हैं जैसे शहर में कोई और शायद ही समझ सके। बाद में एलिस फातिमा को टहलने के लिए बाहर ले जाता है और उसे हिम्मत देता है कि वह सब कुछ बाहर निकाल दे जो उसने अंदर दबा रखा है। वह उसे एक बेसबॉल बैट देता है और एक पुरानी टूटी फूटी कार की ओर इशारा करता है। फातिमा उसे जोर से बार बार पीटती है और आखिरकार बहुत लंबे समय के बाद पहली बार वह हल्की सी मुस्कान देती है। जब फातिमा कॉलोनी हाउस लौटती है तो वह फिर से एल्गिन को ढूंढती है। वह नफरत को अपने अंदर नहीं रखना चाहती, वह आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद चाहती है। शहर ने उन पर जो कुछ भी गुजरा है, उससे वे दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, और फातिमा इसे गुस्से के बजाय एकता में बदलना चुन रही है। बॉयड को एबी, उसकी पत्नी, के बारे में एक बुरा सपना आता है और उसी पल वह टूट जाती है और उसे लगता है कि उसके आसपास सब कुछ एक सपना है जिसे सिर्फ लोगों को मारकर ही खत्म किया जा सकता है। वह उठता है और अकोस्टा से बात करने जाता है, जिसने एम्बुलेंस चुराई थी और शहर से भागने की कोशिश में उसे गोल गोल घुमाया था। अकोस्टा बॉयड से कहती है कि उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, कि उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया था और वह अपने इस आवेग को समझा नहीं सकती। फिर वह कुछ दिल दहला देने वाली बात कहती है, जिसने भी इस शहर से भागने की कोशिश की है, वह ऐसा करते हुए मर गया है। इसलिए वह सीधे उस हिस्से पर जाना चाहती है और बस सुसाइड करके मरना चाहती है, तकलीफ झेलते रहने के बजाय इसे खत्म करना चाहती है। बॉयड अकोस्टा को कैद से आज़ादी देने का फैसला करता है और उसे बेसमेंट में जमा की गई चीजों को छांटने के काम पर लगा देता है, ऐसी चीजें जो पहले आने वाले लोग लाए थे और जिन पर कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। बॉयड इसे एक तरह का डेड लेटर ऑफिस कहता है, जहां हर चीज के पीछे की कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह चाहता है कि हर चीज की जांच की जाए, कहीं कुछ जरूरी छूट न गया है। यह एक स्मार्ट कदम है, व्यावहारिक रूप से, नए सुराग खोजने के तरीके के रूप में, और व्यक्तिगत रूप से अकोस्टा को उसके सबसे बुरे विचारों के साथ अकेला छोड़ने के बजाय उसे उद्देश्य देने के तरीके के रूप में। जेड अपने घर में अकेला है और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके रिसरेक्शन थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। जब बॉयड सवाल लेकर अंदर आता है तो जेड गुस्से में उस पर चिल्लाता है, फिर खुद को संभालता है और माफी मांगता है। फिर जेड बॉयड से एलएसडी मांगता है, यह सोचकर कि एक साइकेडेलिक अनुभव उसकी दिमागी दीवार को तोड़ सकता है जिससे वह टकरा रहा है, और उसे क्रिस्टोफर के रूप में अपनी पिछली जिंदगी की यादों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बॉयड साफ मना कर देता है। शहर को बिल्कुल नहीं चाहिए कि जेड एक मुश्किल के बीच एसिड पर घूम रहा हो। वह जेड से कहता है कि वह फ्यूनरल में जाए, एक सच्चा ब्रेक ले और नई नज़र से थ्योरी पर वापस आए।
जेड कहता है कि वह फ्यूनरल में बिल्कुल नहीं जाएगा। तबीथा के साथ अपनी आखिरी बातचीत के बाद वह जानता है कि वहां उसका स्वागत नहीं है। इसके बजाय वह अपने तरीके से जवाब ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। बॉयड उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है, उसे याद दिलाता है कि खलिहान की दीवार पर लिखा मैसेज ज्ञान की एक कीमत होती है, सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक पैटर्न था। जेड कोई वादा नहीं करता। इस एपिसोड में सोफिया सिर्फ देखने से एक्टिव होकर काम करने लगती है और उसका पहला असली कदम सर्जिकल और शानदार होता है। डाइनर में सोफिया केनी से कॉ के बारे में पूछती है और यह भी कि टाउनशिप में हालात कब बिगड़ने लगे। केनी ईमानदारी से जवाब देता है, वह कहता है कि ताबीज लंबे समय तक काम करते थे, लेकिन जब जेड और मैथ्यूज आए तो हालात बिगड़ने लगे। केनी उन्हें दोष नहीं दे रहा है, वह बस एक टाइमलाइन बता रहा है। लेकिन सोफिया उस जानकारी को लेकर उसे तोड़मरोड़ देती है। जूली सोफिया के साथ टेबल पर आकर बैठती है, सच में उससे जुड़ने की कोशिश करती है। वे लगभग एक ही उम्र की हैं और दोनों के पिता अभी अभी गुजरे हैं। सोफिया उस बातचीत में उससे जो कुछ भी कहती है वह सीधे तौर पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद जूली का रिएक्शन यह साफ कर देता है। सोफिया ने उसे बताया है कि मैथ्यूज परिवार शहर में सब कुछ खराब करने के लिए जिम्मेदार है। यह मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास है। सोफिया ने यह आइडिया नहीं बनाया, उसने बस केनी के एक असली ऑब्जर्वेशन को लिया और उसे हथियार बना लिया। अब जूली, जो पहले से ही दुखी और दुखी है, यह मानने वाली है कि उसके परिवार के आने से सब कुछ खराब हो गया। इस तरह का गिल्ट एक टीनेजर के मन में, जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया है, किसी इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकता है। और एक टूटी हुई जूली का इस्तेमाल सोफिया के लिए करना कहीं ज्यादा आसान होता है। बॉयड केनी को एक तरफ खींचता है और पूछता है कि सोफिया कैसी है। केनी को लगने लगा है कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रहा है कि क्या। बॉयड अपने शक को जाहिर किए बिना ध्यान से सुनता है। सोफिया केनी से कहती है कि वह सारा के साथ रहना चाहती है। केनी ने सारा की हिस्ट्री को देखते हुए धीरे से ऐसा न करने की सलाह दी। उसने अपने भाई के साथ क्या किया, उसने एल्गिन की आंख के साथ क्या किया। लेकिन सोफिया जोर देती है, सोफिया का सारा के साथ रहना आराम या साथ के लिए नहीं है। यह शहर के सबसे स्पिरिचुअली खुले और साइकोलॉजिकली सबसे कमजोर इंसान तक पहुंचने के बारे में है। सोफिया सारा के करीब रहना चाहती है क्योंकि सारा से गुजरना सबसे आसान है। एथन टैबिथा से पूछता है कि क्या वह विक्टर के साथ कॉलोनी हाउस में रह सकता है, और जब वह मान जाती है तो वे दोनों साथ निकल जाते हैं। जब वे अकेले होते हैं तो एथन विक्टर से पूछता है कि क्या उसे शहर के पास एक झील के बारे में पता है। विक्टर कहता है कि उसे इसके बारे में पता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है। यह उसे डराता है, जो विक्टर के लिए, जो इस शहर में किसी भी जिंदा इंसान से ज्यादा समय से जिंदा है, कुछ जरूरी बात है। एथन विक्टर को यह कहकर वहां ले जाने के लिए मना लेता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा है। जेड भी झील के पास जंगल में है, अपनी पिछली जिंदगी की यादों को पाने के लिए किसी तरह की मेडिटेशन टेक्निक की कोशिश कर रहा है। जब विक्टर, एथन और आखिरकार जेड सभी झील के पास इकट्ठा होते हैं तो स्थिति बहुत परेशान करने वाली हो जाती है। उन्हें मैन इन येलो का खास पीला सूट मिलता है जो जंगल में छोड़ दिया गया है, और इसे देखकर विक्टर एक गंभीर साइकोलॉजिकल उलझन में पड़ जाता है। विक्टर का रिएक्शन जरूरी है। वह मैन इन येलो से पहले भी मिल चुका है, कई सालों पहले। जंगल में उस सूट को लावारिस देखकर मतलब है कि पीले रंग के आदमी ने उसे पहले ही उतार दिया है, मतलब वह अब शहर में कहीं दूसरे रूप में है। विक्टर यह जानता है और इस एहसास का डर उसे फिजिकली परेशान करता है। टैबिथा लाइट हाउस तक पहुंचने की उम्मीद में बॉटल ट्री से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में उसे लगता है कि उसमें शहर की असली पहचान के बारे में जवाब छिपे हैं। लेकिन हेनरी नाम का एक लड़का बार बार आता है और उसे जाने से रोकता है। सफेद रंग का लड़का भी फिर से आता है, पहले से थोड़ा अलग दिखता है, और दोनों ही उसे बताते हुए लगते हैं कि बहुत कुछ बहुत जल्दी बदल गया है, और जो भी रास्ता पहले काम कर सकता था वह अब काम नहीं करेगा। एपिसोड बॉयड के अकेले कब्र पर खत्म होता है, अपनी पत्नी एबी से मिलने, जिसकी मौत ने इस शो के हर सीजन में उसे परेशान किया है।
वह शांत है, सोच रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे समझ रहा है। जिम की मौत, स्माइली की वापसी, अकोस्टा का टूटना, दुनिया को देखने का उसका अपना अंधेरा होता नजरिया। और फिर जमीन हिलती है। एबी की कब्र की मिट्टी से एक भूतिया हाथ ऊपर आता है और बॉयड को पकड़ लेता है, उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। बॉयड खुद को आजाद कर लेता है। वह वहां खड़ा होकर जोर जोर से सांस ले रहा है, उस जमीन को देख रहा है जो फिर से शांत हो गई है। क्या यह कोई सपना था? क्या यह असली था? क्या यह शहर उसे परख रहा था, यह देख रहा था कि वह किनारे के कितने करीब है? या यह सच में इस जगह की सतह के नीचे से कुछ ऊपर आ रहा था, कुछ ऐसा जो बॉयड के इतने करीब आने का इंतजार कर रहा था कि वह उसे पकड़ ले। शो इसे पूरी तरह से खुला छोड़ देता है, लेकिन इमेजरी साफ है। बॉयड जितना ज्यादा उन चीजों को देखता है जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा दुख दिया है, वह अपने दुख के जितना करीब पहुंचता है उतना ही यह शहर उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। फ्रॉम में दुख सिर्फ इमोशन नहीं है, यह एक जाल है। और बॉयड सीधे उसी के ऊपर खड़ा है।